बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो मसल्ले सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले वसहब बारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है लॉ प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर आसिफ। ये वीडियो पार्ट 2 है उस कोर्ट प्रैक्टिस का जिसमें हम चोटों का जिक्र कर रहे हैं। पिछली वीडियो पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2। इस वीडियो में मुकम्मल चोटें सारी मुकम्मल हो जाएंगी। ये 2 वीडियो सफिशेंट हैं जिसमें तमाम तरह की पीपीसी की चोटें इसमें आ जाएंगी। अब इसके बाद तीसरी जो वीडियो आएगी वो इन दोनों वीडियो के ऊपर जो जरा की जाएगी उसके ऊपर आएगी, क्योंकि हमने कोर्ट प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू करवा दिया। वकील को पहले दिन की वकालत से लेकर मुकदमा जीतने तक तमाम मराहल, बेशक वो सिविल हो, फैमिली हो, क्रिमिनल हो, बैंकिंग हो, टैक्सेशन हो, कुछ भी हो उससे रिलेटेड। मगर इसमें एक मैं पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हुई। हमारी बहुत ही अच्छी एक स्टूडेंट है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, कामयाबी दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो उन्होंने मुझे जो है मैसेज करके बताया कि सर जो आप पिछली जो वीडियो है पार्ट 1 की लॉ ऑफ हर्ट्स की, उसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है 332, मगर मैं बोलते टाइम ये कह रहा हूँ 232। तो ये मिस्टेक हो रही थी। तो उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया, मुझे बहुत खुशी भी हुई और दिल को एक ऐसी जो मुझे ये हुई कि देखें, क्योंकि हैरत इस बात की है कि वो बच्ची अभी लैट भी उसने क्लियर नहीं किया। वो खानपुर में रहती है, उसका नाम ए से शुरू होता है। मैं नाम का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, शहर का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के अंदर जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ उसका टोटल क्रेडिट उसको जाता कि मैं ना देखता, क्योंकि वक्त नहीं होता कि मैं बार बार रिपीट करके इसको देखूँ। कभी देख भी लेते कभी नहीं भी देखते। तो उसने उसका जो है वो बताया कि हैरत ये हुई कि वो अभी लेट की स्टूडेंट है, उसने लेट क्लियर नहीं किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ताला माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उनकी जहानत इस तरह है कि एलएलबी के लेक्चर जो है उसके अंदर से वो पिक कर रही है कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये क्रेडिट उनकी तरफ जाता है। अल्लाह उनको खुशियाँ दे, अल्लाह की तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम देख रहे हैं कि हमने 337 जो थी जी से आज हमने पढ़ना है। इससे पार्ट 1 में इससे पहले की तमाम चोटें हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये है ऑफेंस अंडर सेक्शन पीपीसी, ठीक है, और ये है हमारे पास उसकी पुनिशमेंट। ये ऑफेंस ये पुनिशमेंट इस तरह आगे चल रहा है। हम इसमें देखते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और आपसे ये कहे कि मुझसे, या दूसरी पार्टी आए और वो ये कहे कि तेज़ ड्राइविंग की वजह से कोई शख्स ज़ख्मी हो गया, अब उस पर कौन सी सेक्शन लगेगी, तो आपने क्या कहना है, उस पर 337 जी लगेगी। देखो जहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फार्मूला बनता हो कि ट्रिक के ज़रिए बनता हो तो हम उसको भी आपसे जिक्र कर देंगे। देखो जी और जी से गाड़ी, तो आप गाड़ी के ऊपर याद रख लेना कि 337 जी का मतलब है यानी 337 गाड़ी। किसी भी शख्स को रैश, तेज़ या निगलिजेंट, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। या तो तेज़ ड्राइविंग करके जा रहा हो, या वो शख्स ड्राइविंग तो तेज़ ना कर रहा हो मगर निगलिजेंट हो, लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा हो, कोई शख्स ज़ख्मी हो जाए तो उसके लिए पुनिशमेंट क्या है, या तो उसको अर्श देना पड़ेगा या दमन देना पड़ेगा, मगर काइंड के मुताबिक, जिस तरह की चोट होगी उसके मुताबिक अदालत डिसाइड करेगी कि इसको क्या देना होगा। और उसको 5 साल तक, मे एक्सटेंड टू 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, उसको 5 साल तक सज़ा भी हो सकती है। ये देखा जाएगा कि उसका अमल क्या था। तो 337 जी यानी 337 ड्राइविंग यानी 337 गाड़ी, जी और गाड़ी से याद रख लेना। 337 एच, इसमें इससे उल्ट बात की गई। इसमें यह कहा गया अगर कोई शख्स रैश या निगलिजेंट एक्ट करे, ड्राइविंग नहीं, एच में ये शर्त है कि उसका एक्ट हो, ड्राइविंग ना हो, वो रैश या निगलिजेंट एक्ट हो, तो 337 H1 के तहत, H2 नहीं H1 के तहत उस शख्स को अर्श देना पड़ेगा या दमन देना पड़ेगा, मगर कैसे, काइंड के मुताबिक, ज़ख्म की काइंड के मुताबिक।
और उसको 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। देखिए 337H1 क्या कहती है, या तो वो निगलिजेंट एक्ट करे या रैश एक्ट करे, तेज़ी से कोई ऐसा अमल करे, तेज़ी से भागता हुआ जाए, ठीक है, तो रैश एक्ट है। या निगलिजेंट एक्ट कि कोई ऐसी लापरवाही करे जिससे कोई शख्स ज़ख्मी हो जाए। वो ड्राइविंग ना हो, शर्त ये देखो मैंने क्रॉस का निशान डाला, ड्राइविंग ना हो, तब उसको अर्श या दमन, और किसके मुताबिक अर्श देना पड़ेगा या दमन देना पड़ेगा, काइंड के मुताबिक, चोट के मुताबिक, और 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। H2 में ये कहा कि उसने कोई ऐसा अमल किया जो इन डेंजर टू लाइफ हो। 337H2 में कहा ऐसा कोई अमल तेज़ किया, निगलिजेंट किया, रैश किया, या कुछ भी किया जिससे इन डेंजर टू लाइफ हो, इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता हो, तो उसको 3 मंथ की सज़ा होगी। ईयर नहीं, मंथ है, 3 महीने की उसको सज़ा होगी, या उसको फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा। यहाँ अर्श और दमन नहीं है, ये ख्याल करना, यहाँ पे फ़ाइन है, या दोनों हो सकते हैं। कोई ऐसा अमल किया जिससे इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में जा सकती थी, 3 महीने तक उसको क्या होगा, उस शख्स को सज़ा होगी, या फिर जुर्माना होगा, या सज़ा भी होगी और जुर्माने भी बहुत होंगे। अब 337 आई, हर्ट बाय मिस्टेक, मिस्टेक के ज़रिए से, ख़ता के ज़रिए से, गलती के ज़रिए से किसी को चोट पहुँचाना, अगर ऐसा किया तो शेल के साथ उसको अर्श और दमन देना पड़ेगा, मगर वही काइंड के तौर पर। याद रखना, जहाँ पर अर्श और दमन आ रहे हैं ना, वो शेल के साथ ही होंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे। मगर जो सज़ा आ रही है वो मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, कि वो इतने साल तक दी जा सकती है। तो अर्श और दमन देगा अगर मिस्टेक के ज़रिए, ख़ता के ज़रिए, आपके पास क्लाइंट आता और कहता कि बाय मिस्टेक, ख़ता के ज़रिए से मुझसे कोई शख्स ज़ख्मी हो गया, और आप अगर पर्चे में देखें उसके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है 337 जो है आई का, तो आप क्या कहेंगे कि उसको क्या देना पड़ेगा, उसको अर्श या दमन देना पड़ेगा उस चोट की काइंड के मुताबिक जो चोट लगी है। अब 337J, इसको ज़रा गौर से समझना, ये पॉइज़न या ड्रग, अगर कोई डॉक्टर या कोई शख्स या कोई भी इंसान किसी को कोई ड्रग दे, कोई दवाई दे, कोई जहर पॉइज़न दे, इंटॉक्सिकेंट मटेरियल दे, कोई नशे की ऐसी चीज़ दे दे कि जिससे उसकी जान को ख़तरा हो और वो ज़ख्मी हो जाए, देखो कोई एसिड हो गया, तेज़ाब हो गया, कोई जहर हो गया, एनीवन कोई भी चीज़ दे जिससे इंसान उसके ज़रिए से इंटरनली या एक्सटर्नली अगर वो इंसान ज़ख्मी हो, तो उस शख्स को अर्श दमन देना पड़ेगा उसको काइंड के मुताबिक। जिस तरह की चोट होगी उस तरह की काइंड के मुताबिक तो अर्श होगा या दमन होगा, मगर प्लस के साथ जमा उसको 10 साल की सज़ा भी ज़रूर दी जाएगी। अर्श दमन तो दिया जाएगा, मगर यहाँ पे प्लस के ऊपर मैंने क्या किया कि जमा, उसको सज़ा भी दी जाएगी, कितनी, 10 साल तक। इसमें याद रखना, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेट करता है, तजवीज़ भी करता है कि तुम ये वाली चीज़ ले लो, ये भी ख़तरनाक है, इसलिए जब तक आप सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हैं आप किसी को किसी तरह की दवाई या ड्रग मत दिया करें। अब है 337 के। 337 के में ये कहा गया कि रिस्ट्रेंट फॉर प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए। इसमें ये कहा गया 337 के को कागजात से याद रख लेना कि प्रॉपर्टी के कागज़ों के लिए रोक लिया किसी शख्स को, ठीक है। 337 जे को यानी जहर, जहर की जगह पे जहर पढ़ लेना, ठीक है, तो पॉइज़न के लिए हो गया। तो उसके बाद जो है प्रॉपर्टी के लिए 337 के, अगर कोई शख्स किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी कागजात पे दस्तखत करवाने के लिए या प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाने के लिए अगर वो उसको रोक कर रखता है, रिस्ट्रेंट कर लेता है, उसको गैर कानूनी कब्ज़े में रखता है, हब्से बेजा में रखता है, तो उस शख्स को किसास देना होगा। अगर उसको चोट लगी, यानी उसने पकड़ के उसको रखा, उसको कोई चोट पहुंचाई,
तो उस शख्स को किसास देना होगा, यानी जैसी चोट उसने उस बंदे को पहुंचाई है उसी तरह की चोट उसको दी जाएगी बतौर किसास। अगर उसने उसके कान पे चोट लगाई तो कान पे चोट लगाई जाएगी, यानी किसास देना पड़ेगा। और या फिर अर्श और दमन देना पड़ेगा, ये भी किसके मुताबिक, चोट की काइंड के मुताबिक। तो देखें प्रॉपर्टी का मसला इतना अहम है कि कोई शख्स किसी को प्रॉपर्टी के लिए रोक ले, दस्तखत के लिए रोक ले, चेकों पे साइन करवाने के लिए रोक ले, या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रोक के रखे, तो मैं तब तक मैं रोक के रखूँगा जब तक तुम मुझे मालूमात नहीं बताओगे ये कागजात कहाँ पड़े हैं, ये प्रॉपर्टी किसके नाम है, ये आगे क्या मसला है। इस तरह की कोई मालूमात के लिए रोके और उसको मारे पीटे चोट पहुँचाए, उसको चोट लगे तो ये तो उसको किसास देना पड़ेगा, उसको भी चोट लगाई जाएगी। अगर डॉक्टर कहते किसास नहीं हो सकता, तुम इसको चोट दोगे तो फिर इसको वो चोट जो है वो ज़्यादा नुकसान दे देगी, और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अंडर द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सूलों के तहत यकसानियत नहीं हो पाएगी। तो अब आप उसको किसास तो नहीं देंगे मगर अर्श और दमन देना पड़ेगा, वो भी चोट की काइंड के मुताबिक, जमा के ऊपर का इसका टिक्का निशान है, और साथ साथ ज़रूर उसको 10 साल सज़ा भी होगी। अब 337 L1 में ये है कि हर्ट या पेन किसी शख्स को दिया जाए, कोई ज़ख़म दिया जाए जिससे उसको दर्द भी हो और ज़ख़म भी हो, जो 20 दिन 20 डेज़ या मोर देन 20 डेज़ तक रहे। देखे 337 L1 में ये है, अगर किसी शख्स को कोई चोट दे या दर्द दे जो 20 दिन या उससे ज़्यादा रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो चोट किसकी कैटेगरी में जाएगी, 337 L1 में। अब उस शख्स को दमन देना पड़ेगा एंड आल्सो 7 ईयर, और उसको 7 साल तक सज़ा भी दी जा सकती है। अगर इसके अलावा L2 में ये कहा गया कि ऊपर उसने ऐसी चोट दी थी जो 20 दिन तक रही है उससे ज़्यादा, इसके अलावा कोई अदर दिन कोई और हर्ट हो, कोई और चोट हो, तो वह L2 337 L2 में जाएगी, उसमें दमन देना पड़ेगा और 2 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है या दोनों हो सकती है। ठीक है। अब है 337M। 337M में ये कहा कि किसास नो लाइएबल या किसास नॉट लाइएबल। किसास तो बनता है, याद रखना, लाइएबल में और इन्फोर्सेबल में फ़र्क है। 337M ये कहता है किसास नॉट लाइएबल, और यहाँ पे कहता है किसास नॉट इन्फोर्सेबल। लाइएबल का मतलब है कि किसास तो बनता है मगर हम देंगे नहीं। लाइएबल का मतलब है किसास बनता है मगर दे नहीं सकते। यहाँ पर है कि किसास दिया ही नहीं जा सकता। दोनों में फ़र्क है, पहले इसको समझेगा आपको इसको समझ आ जाएगा। 337M में कहा किसास नॉट लाइएबल। ए में कहा गया 337M ए में कि ऑफेंडर माइनर, अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को चोट पहुंचाई और डॉक्टर साहब ये कहें कि इसका किसास होगा, तो किसास नहीं लिया जा सकता। क्यों? कि ऑफेंडर जो मुल्ज़िम है वो माइनर है, वो अक्यूज़ जो है वो माइनर है, वो नाबालिग है। तो अब उसको सज़ा क्या दी जाएगी? ये तो अर्श की दी जाएगी, उससे पैसे लिए जाएंगे, या ताज़ीर दी जाएगी, ताज़ीर में दी जाएगी, किसास नहीं लिया जाएगा। मसलन उस बच्चे ने किसी का कान काट दिया था, तो अब उसका कान नहीं काटा जाएगा, बल्कि उससे क्या किया जाएगा? उससे अर्श लिया जाएगा और ताज़ीर के तौर पे उसको कोर्ट सज़ा दी जाएगी रिगार्डिंग द एज ऑफ द माइनर, उस बच्चे की उम्र को जहन में रखते हुए। अगर बहुत छोटा था तो कम सज़ा, अगर जितना बड़ा होता जाएगा तो सज़ा भी बढ़ती जाएगी। दूसरा है कि किसास कब हम नहीं ले सकते? कि इंस्टेंस ऑफ विक्टिम काज हर्ट। 337MB में ये कहा कि अगर जो ज़ख्मी हुआ है उसके अपनी हरकतें या करतूत ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुआ। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने किसी बंदे को ज़ख्मी कर दिया। मैंने क्यों ज़ख्मी किया? वो बार बार कोई बदतमीज़ी कर रहा था, या बार बार मुझे इश्तिआल दिला रहा था, गुस्सा दिला रहा था, या उसकी कोई ऐसी हरकतें थी, वो हरकती बंदा था, तो अब वो अपनी हरकतों के ज़ेर असर आकर ज़ख्मी हुआ। तो अगर ऐसा है तो फिर हम ताज़ीर की सज़ा देंगे, किसास नहीं होगा, क्योंकि कसूर किसका था? जो ज़ख्मी हुआ, उसने गुस्सा दिलाया।
तो ताज़ीर होगी किसकी? काइंड, जो मैं चोट पहुंचाऊंगा उसकी मुझे सज़ा दी जाएगी बाय कोर्ट के ज़रिए। इतलाफ नॉन फंक्शनल आर्गन, या अगर कोई शख्स किसी शख्स के किसी ऐसे अज़ा को काट दे, 337 MC में कहा अगर कोई शख्स किसी शख्स के ऐसे अज़ा को काट दे जो अज़ा नॉन फंक्शनल हो, किसी ने किसी का जो है वो हाथ काट दिया और वो हाथ पहले से नॉन फंक्शनल था, मफलूज था, ठीक है, तो अब और ऑफेंडर नो सच आर्गन, और ऑफेंडर का वो वाला आर्गन जो है इस तरह का मफलूज ना हो। देखें, ए ने बी का एक मफलूज हाथ जो है वो काट दिया। अब इससे किसास क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि ए का हाथ मफलूज होना चाहिए, तभी कटेगा, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आएगी, तभी तो बराबरियत आएगी इस्लाम में कि फिर किसास लिया जाएगा। अब जिसका हाथ कटा वो तो पहले ही मफलूज था, वो तो काम ही नहीं कर सकता था। अब अगर मुल्ज़िम का हाथ काटा जाएगा, वो तो काम करने वाला हाथ है, तो उसको मुल्ज़िम को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसलिए 337 MC के तहत उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, उसको किसास नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसको अर्श दिया जाएगा, बतौर ताज़ीर के तौर पर सज़ा दी जाएगी ज़ख़म की नोयत के हिसाब से देखते हुए। और 337 MD में कहा आर्गन ऑफ इफेंडर नॉट लाइएबल टू ऑफेंडर लाइएबल किसास मिसिंग। 337 MD में कहा कि जो ऑफेंडर का हाथ था या आर्गन था वो पहले ही मिसिंग था। इसको देखे फिर मैं इसको M को दोबारा पढ़ा देता हूँ। एक मुल्ज़िम ने एक बंदे का दायां हाथ की ये 2 उंगलियां काट दी, ये वाली 2। अब जब किसास लेने का टाइम आया तो पता चला कि उस मुल्ज़िम की तो इस दाएं हाथ की ये 2 उंगलियां ऑलरेडी है ही नहीं। तो किसास में तो इस्लाम ने ये कहा ना कि जैसा दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, उंगली के बदले उंगली और जान के बदले जान। तो यहाँ पर तो उसने जो उस बंदे की 2 उंगलियाँ काटी थी, तो मुल्ज़िम की तो 2 उंगलियाँ ऑलरेडी है ही नहीं, पहले से कटी हुई हैं, तो अब किसास नहीं लिया जाएगा, बल्कि अर्श होगा और ताज़ीर होगी, सज़ा होगी जुर्म की, चोट की कैफियत के मुताबिक। तो M ने हमें ये सिखाया कि किसास नॉट लाइएबल, हम किसास नहीं ले सकते। कहाँ? या तो वो बंदा मुल्ज़िम छोटा हो, माइनर हो, नाबालिग हो, या मुल्ज़िम जो है उसको पंगा लिया ही उसने हो जो ज़ख्मी हुआ है, ज़ख्मी ने मुल्ज़िम को खूब जोश दिलाया हो, तैश दिलाया हो, गुस्सा दिलाया और अपनी हरकतों की वजह से ज़ख्मी हुआ हो, तब भी किसास नहीं लिया जाएगा, बल्कि ताज़ीर होगी। और C, अगर जिस बंदे का हाथ काटा है, उखाड़ा है, वो पहले से नॉन फंक्शनल था, वो काम ही नहीं करता था, तब उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। या अगर मुल्ज़िम ने एक बंदे का हाथ काटा, जिस तरह उसने उसकी उंगलियां काट दी और मुल्ज़िम की ये वाली 2 उंगलियां है ही नहीं, तो उससे किसास नहीं लिया जाएगा। N ने ये कहा किसास नॉट इन्फोर्सेबल, किसास लागू नहीं होगा। कब? नंबर 1 N1 और उसकी क्लास A में कहा ऑफेंडर डाइज बिफोर किसास। मुल्ज़िम से किसास लेना था उस चोट का। मुल्ज़िम ने एक बंदे का फॉर एग्ज़ाम्पल दांत तोड़ दिए, अब उससे किसास लेना था, या कान काट दिया, उससे किसास लेना था, और वो किसास से पहले खुद मुल्ज़िम ही फोत हो जाए, अब उससे कहाँ किसास लेंगे। B में ये कहा गया आर्गन लॉस्ट बिफोर किसास। उसने एक बंदे की ये 2 उंगलियां काटी, अब जब उसको सज़ा का वक्त आया, उससे पहले उसकी उंगलियां किसी और ने काट दी, या मशीन में आके कट गई, या किसी भी तरीके से कट गई, अब उसकी वो 2 उंगलियां पहले ही ऑलरेडी कट चुके, उससे किसास उन उंगलियों को नहीं लिया जाएगा। देखो यहाँ और यहाँ फ़र्क है, यहाँ पर उसकी पैदाइश ही नहीं थी, ये शुरू से नहीं थी, मगर यहाँ पर है कि जुर्म करते वक्त उंगलियाँ थी, मगर सज़ा होने से पहले उंगलियाँ काट दी गई, कट गई, तो अब उससे किसास नहीं लिया जाएगा, बल्कि क्या होगा, उससे अर्श होगा और ताज़ीर के तौर पर सज़ा होगी।
337 N1 और क्लास सी में ये कहा वेव्स हो या कंपाउंड हो, फ़र्क है दोनों। वेव्स का मतलब है दस्तबरदार हो जाना। मुल्ज़िम कहे जी मैं तुमसे सज़ा का कोई तुमसे बदला नहीं लेता, या उसके वारसीन, अगर मुल्ज़िम कह रहा हूँ, अगर विक्टम ये कह दे मैं तुमसे सज़ा लेना ही नहीं चाहता, बदला नहीं लेना चाहता, वेव्स हो जाए, दस्तबरदार हो जाए। या अगर वो छोटा है, नाबालिग है या पागल है, अब उसके वुरसा उससे बदला लेंगे ना, और वुरसा कह दे हमने तुम्हें माफ़ किया, बस दस्तबरदार हो जाए, तब उससे किसास नहीं लिया जाएगा। या कंपाउंड हो जाए, सुलह हो जाए, कंपाउंड कहते सुलह होना, यानी बदले सुलह हो जाए, किसी भी मामले के हिसाब से आपस में लेन देन करके सुलह हो जाए, तब भी किसास लागू नहीं होगा। यह है राइट डिवॉल्स ऑन होम कैन नॉट क्लेम किसास, ये ऐसे शख्स पर किसास आ जाए जो किसास ले ही ना सकता हो। मसलन वालिद ने बेटे का कत्ल कर दिया, अब उसका और कोई वारिस नहीं है, दूसरा बेटा वारिस है, तो बेटा अपने बाप से किसास ले ही नहीं सकता। गौर से देखें, यहाँ पर है किसास नहीं बनेगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। पहला ये कि मुल्ज़िम खुद ही मर जाए। नंबर 2, मुल्ज़िम की उंगलियाँ तो थीं जुर्म करते वक्त, मगर सज़ा के वक्त उसकी उंगलियाँ या वो आर्गन ख़त्म हो जाए, कट जाए। या वेव्स मुल्ज़िम खुद या फिर क्या है कि जो विक्टिम है, यहाँ पे है विक्टिम, वेव्स में विक्टिम, कि विक्टिम जो है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जो मजरूब है, जिसको चोट लगी है, वो खुद दस्तबरदार हो जाए, कह दे मैंने माफ़ किया। या उसके अगर वो छोटा है, नाबालिग है, या उसके वो पागल है, तो उसके वुरसा कह दे कि हमने तुम्हें माफ़ किया। ये है वेव्स। कंपाउंड कहते हैं सुलह हो जाए, किसी बदले से सुलह हो जाए, कोई ज़मीन ले ली, कोई और तरीके से कोई खिदमत ले ली, या कोई पैसे ले लिए, तब भी किसास नहीं होगा। डी में है कि राइट डिवॉल्स हो जाए, किसास उस पे चला जाए कि जो किसास ले ही नहीं सकता। बाप ने एक बेटे का कत्ल कर दिया, अब बाप से किसास नहीं बनेगा। अब उस बेटे का किसास लेने वाला कोई और नहीं है, उसका दूसरा बेटा है। 2 बेटे थे उसके, एक तो उसने कत्ल कर दिया, दूसरा रह गया। अब वो किसास जो है वो उस पर डिवॉल्व हो गया, ऐसे पे कि जो किसास ले नहीं सकता, तो किसास नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम प्रोविज़न है, बड़ी अहम है प्रोविज़न, ये है इसमें कि वली ओदर देन ऑफेंडर, अगर वली वही हो, वारिस वही हो किसास लेने का कि जो खुद मुल्ज़िम है। ठीक है, इसकी डिटेल जो है फिर हम आगे जब उसमें जाएंगे जरा के अंदर फिर बताएंगे कि वली ओदर देन ऑफेंडर। अगर आपसे ये पूछ ले कि जिसने किसास लेना था, वली ओदर देन ऑफेंडर, कि अगर मुल्ज़िम का कोई और ऐसा शख्स हो कि जो और वली हो। देखें, एक शख्स ऐसा है कि जिसके ऊपर किसास लागू हो गया, कि वली ओदर देन ऑफेंडर, मुल्ज़िम के अलावा अगर कोई और शख्स वारिस है, वली है, तब उससे अर्श लिया जाएगा। अगर नो वली ओदर देन ऑफेंडर, अगर कोई वली वारिस है ही नहीं, और वाली वारिस भी कौन है, खुद मुल्ज़िम है, तब अब क्या किया जाएगा, उसको ताज़ीर सज़ा दी जाएगी, काइंड ऑफ हर्ट, चोट के मुताबिक। इसको थोड़ा सा समझें। वली ओदर देन ऑफेंडर, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक भाई ने दूसरे भाई की कोई उंगली वगैरह काट दी, या कज़न ने काट दी। अब उसका भाई जो है वो किसास ले सकता है, मगर यहाँ पर क्या होगा कि उससे ताज़ीर ली जाएगी। यानी सिंपल वर्ड में मैं ये कहना चाहता हूँ, वली ओदर देन ऑफेंडर, अगर मुल्ज़िम के अलावा कोई और वारिस हो तो उसको हम अर्श लेंगे मुल्ज़िम से। अगर नो वली ओदर देन ऑफेंडर, अगर कोई और वली ना हो, कोई और वारिस ना हो, बल्कि खुद मुल्ज़िम खुद ही वारिस बनता हो, तब उससे ताज़ीर होगी चोट की बुनियाद पे। ये हम जाके इसकी जब जरा आएगी उसमें आपको समझ आ जाएगा। 337 N2, इसमें यह कहा गया कि प्रीवियस कन्विक्ट या हैबिचुअल या डेंजर किस्म का शख्स या इज़्ज़त के नाम पे कत्ल करने वाला शख्स हो। देखो ये भी N ही चल रहा है, N1 में हमने ये देखा, फिर प्रोविज़न आई। अब 337 N2 में हम देखते हैं
अगर मुल्जिम ऐसा हो जो प्रीवियस कन्विक्ट हो, पहले से उसने सज़ा याफ्ता हो, या हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आदी मुजरिम हो, या वो डेंजरस किस्म का शख्स हो कि उससे हर वक्त माशरे को ख़तरा रहता हो, या वो गैरत के नाम पे लोगों को ज़ख्मी करता हो, तो ऐसे शख्स को अर्श भी देना होगा। ऐसे शख्स को ताज़ीर के तौर के ऊपर जज साहब सज़ा देंगे। जो उसने चोट पहुँचाई उसकी 1/3 कैपिटल पुनिशमेंट। मिसाल के तौर पर एक अगर जुर्म की 9 साल सज़ा बनती है, मैक्सिमम सज़ा 9 साल बनती है, अब जज साहब उसका तीसरा हिस्सा जो है उसको सज़ा देंगे, यानी 3 साल की उसको सज़ा देंगे। तो देखें, किसास नॉट इन्फोर्सेबल अगर वो खुद मर जाए मुल्ज़िम, दूसरा उसका आर्गन लॉस्ट हो जाए, तीसरा या तो वो दस्तबरदार हो जाएं या सुलह कर लें, तब कोई किसास नहीं बनेगा, या किसास ऐसे पे लागू हो जाए जो किसास ले ना सकता हो, बेटा बाप से किसास नहीं ले सकता, तो ख़त्म। यहाँ पे ये कह दिया गया कि अगर वली जो है, वली ओदर देन ऑफेंडर, अगर कोई वारिस मुल्ज़िम के अलावा है तो वो अर्श लेगा, अगर मुल्ज़िम खुद वारिस है तो उसको ताज़ीर की सज़ा मिलेगी। एंड 2 में ये कहा गया कि अगर कोई शख्स पहले से आदी मुजरिम है, पहले से वो जुर्म करने वाला है, ख़तरनाक किस्म का है, या इज़्ज़त के नाम पे नुकसान पहुँचाता है, उसको अर्श भी देना पड़ेगा। और ताज़ीर के तौर पर 1/3 कैपिटल पुनिशमेंट, ये लफ्ज़ नहीं भूलना, कैपिटल पुनिशमेंट, जो आखिरी सज़ा होगी ना उस चोट की, उस आखिरी चोट के 3 हिस्से किए जाएंगे। तो एक हिस्सा उसको मिलेगा, 9 साल की सज़ा है तो 3 साल की उसको मिल जाएगी। 337 ओ में कहा वली इन हर्ट में कौन वली बनेगा, बड़ा अहम है। किसी को कोई चोट लगी तो चोट में वारिस यानी वली कौन बनेगा। वली किसको कहते हैं? जो शख्स किसी भी शख्स के बदले से कोई किसास ले या पैसे ले, अर्श ले, दमन ले, उसको हम क्या कहते हैं? वो वली कहते हैं। याद रखना, कत्ल में तो वो तो बंदा ही कत्ल हो गया, उसमें वली वारसीन बनते हैं। मगर चोट में जो अगर नाबालिग ना हो और पागल ना हो, तो जिसको चोट लगी वो खुद वली होता है, खुद वारिस होता है, खुद लेगा। अगर वो बच्चा हो या वो शख्स पागल हो तो उसका वली कौन बनते हैं, ये आता है। वली इन केस ऑफ हर्ट, पहला है कि अगर वली माइनर हो या इंसान हो, ऐसे को चोट लगी, या तो जो नाबालिग हो या इंसान पागल हो, तब उसका बाप या दादा या हाई सो एवर, बाप, दादा, पड़दादा, खड़दादा, सड़दादा जो भी होंगे, वो ऊपर के जितने भी हाई सो एवर, वो उनमें से कोई भी जिंदा होगा वो उसका लेगा। आगे, लेटर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन, अगर जो बाद वाला है वो मर जाए, यानी बाप ने लेना था वो मर जाए, या उसके बाद वाला कोई मर जाए, तो अब उसके दूसरे वुरसा वली बनेंगे। देखें, अगर तो नाबालिग हो या पागल हो, उसको चोट लगे, तो उसका वारिस वली कौन बनेगा? वो बनेगा उसका बाप या दादा या उससे ऊपर के दादे, परदादे वगैरह। अगर उनमें से कोई नीचे वाला मर जाए तो उसके बकिया जो वारिस होंगे वो वली बन जाएंगे। अगर है नो विक्टिम हैरिस, अगर उस विक्टिम का कोई भी कानूनी वारिस नहीं है, वो ऐसा है कि लावारसा शख्स है, अब उसकी वारिस कौन बनेगी? गवर्नमेंट बनेगी। देखें, अगर कोई बच्चा है या पागल है तो उसका वारिस कौन होगा? बाप या दादा। अगर इनमें से कोई मर जाए तो कौन होगा? निचला वारिस मर जाए तो क्या होगा? दूसरे वुरसा बन जाएंगे। अगर कोई वारिस ही ना हो तो गवर्नमेंट वारिस होती है। 337 P1 ये कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, जब किसास लिया जाएगा। एक बंदे ने एक बंदे का हाथ काटा था, अब डॉक्टर साहब ये कह दें और अदालत में साबित हो जाए कि इसका हाथ काटना किसास लिया जाएगा, तो एग्जीक्यूशन ऑफ किसास लिया कहाँ जाएगा? 337 P1 ये कहता है कि एट पब्लिक प्लेस, लोगों के मजमे में उसका हाथ काटा जाएगा। ये नहीं कि छुप कर, ताकि लोग उसको देखें और सबक सीखें। तो P1 क्या कहता है? 337 P1
कि एग्जीक्यूशन ऑफ किसास पब्लिक प्लेस पर, लोगों के सामने। वली या रिप्रेजेंटेटिव शुड बी प्रेजेंट, उसका वली, अगर वली नहीं है तो उसका कोई नुमाइंदा उस हाथ काटने के मौके पर उस लोगों के मजमे में मौजूद होना चाहिए। और अगर वो मौजूद नहीं है, इफ़ नॉट प्रेजेंट, तो कोर्ट अपॉइंट करेगी। अगर वो किसी बीमारी में है या कोई मसला हो गया, अब कोर्ट बताएगी कि कौन उसकी जगह के ऊपर जो है वो किसास के टाइम पर, हाथ कटते टाइम तक मुलजिम का जब हाथ काटा जा रहा है या टांग काटी जा रही है या कान काटा जा रहा है, तो कौन शख्स उसके उस मजमे में आके अपॉइंट होगा, उसकी ड्यूटी होगी कि तुम यहाँ पर आओ और तुम देखो इसका काट दिया गया वो हिस्सा। बड़ा कीमती, अगर 337P3 में ये है, अगर जो मुलजिम है वो एक औरत हो, और औरत भी ऐसी जो प्रेग्नेंट हो। बड़ा कीमती, अगर आपसे ये पूछ ले आपका क्लाइंट कि जो मुलजिम है वो तो एक औरत है, उसका किसास लिया जाना है मगर वो प्रेग्नेंट औरत है, अब उसका किसास कैसे लेंगे? अब उसका किसास 2 साल तक पोस्टपोन हो जाएगा। 2 साल तक उसका कोई हिस्सा नहीं काटा जाएगा, वो किसास मुलतवी हो गया, पोस्टपोन हो गया। अगर वो औरत की कोई ज़मानत दे सकता है तो उसको मे ग्रांट बेल, उसको ज़मानत दे दी जाएगी। अगर उसका कोई वारिस ही ना हो जो ज़मानत दे सके, अब उस औरत को जेल में तो रखा जाएगा मगर सादा सज़ा के तौर पर, उससे कोई काम काज वगैरह नहीं लिया जाएगा, यानी बामुशक्कत सज़ा नहीं होगी, सिंपल सज़ा उसको होगी। अब है हमारे पास 337Q, अर्श फॉर सिंगल आर्गन। अगर किसी शख्स का एक ही आर्गन था और वो ही काट दिया गया, तब उसको सज़ा क्या होगी? ठीक है, तो उसको फुल दियत देनी पड़ेगी। अगर उसका एक ही जिस्म का ऐसा आर्गन था, जैसे जेनिटल पार्ट्स हैं, तो अगर वो काट दिया गया तो फिर क्या होगा? उसको फुल दियत देनी होगी। तो 337Q में क्या कहा? अर्श फॉर सिंगल आर्गन, फुल दियत देनी होगी। 337R में कहा अर्श फॉर आर्गन इन पेयर, ऐसे जिस्म के अज़ा जो जिस्म में 2-2 हों। ठीक है, जैसे कि हमारे लिप्स हैं, ठीक है, कान हैं, अगर ये काटे तो अर्श फॉर आर्गन इन पेयर, इतलाफ ऑफ 1, अगर 1-2 कानों में से एक कान काट दिया, अगर एक आर्गन काटा तो फिर उसकी आधी दियत देनी पड़ेगी, 1/2 दियत। अगर अदर मिसिंग या इनकैपेबल, ये बड़ा कीमती है, अगर ऐसे जिस्म के अज़ा जो जिस्म में 2 हों, उनमें से एक काट दिया, कान काट दिया, तो आधी दियत देनी होगी। अगर जब उसने कान काटा और दूसरा बेचारे का वैसे ही बहरा था, वो कान काम ही नहीं करता था, दूसरा वैसे ही ख़त्म था, कोई जिस्म का हिस्सा दूसरा वैसे ही ख़त्म था, तब उसको फुल दियत देनी होगी। 337S में ये है अर्श फॉर आर्गन इन 4, जिस्म के वो अज़ा जो के 4-4 हैं, जिस तरह हमारी ये आई लैशेज़ वगैरह हैं, आई लिड्स हैं, तो अगर एक काटा ऐसे जिस्म के आर्गन जो जिस्म में 4-4 हैं, तो अगर एक काटा तो 1/4 दियत बतौर अर्श, अगर 2 काट दिए तो 1/2 दियत बतौर अर्श, अगर 3 काट दिए तो 3/4 दियत बतौर अर्श, और अगर चारों के चारों काट दिए तो फिर फुल दियत होगी। 337T अर्श फॉर फिंगर, अगर किसी शख्स ने किसी की उंगली काट दी तो 1/10 दियत होगी एक उंगली की, 1/10 दियत बतौर अर्श उंगली की होगी। अगर उंगली का जोड़ काट दिया तब उसकी 1/30 दियत होगी बतौर अर्श। अगर उसने अंगूठे का जोड़ काट दिया तो 1/20 दियत होगी बतौर अर्श। ठीक है, तो 337T जो है वो उंगली के, यानी थंब वगैरह से याद रख लेना कि उंगलियों वगैरह के लिए है। 337U अर्श फॉर टिथ, टिथ की कितनी जो है वो अर्श होती है? उंगली की हमने देख ली, अब है दांतों की। 337U1 कहता है अदर देन मिल्क टीथ, दूध के दांत के अलावा उसने कोई एक दांत तोड़ा तो उसकी 1/20 दियत होगी। अगर 20 दांत या उससे ज़्यादा सारे दांत तोड़ दिए हों तब फुल दियत होगी। याद रखना, अगर उसने कोई दांत तोड़ा हो अदर देन मिल्क टीथ,
दूध के अलावा कोई परमानेंट दांत तोड़ा हो तो 1/20 दियत। अगर उसने या तो 20 दांत मुंह से निकाल दिए हों जो दूध वाले ना हों, या उससे ज़्यादा दांत निकाल दिए हों तो फुल दियत देगा, जो कत्ल की दियत होती है वही दियत। अगर किसी ने किसी का मिल्क टिथ तोड़ा, बच्चे का दूध का दांत था वो तोड़ दिया, तब उसको दमन देना पड़ेगा और 1 साल तक उसको सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पे एक बड़ा कीमती उन्होंने प्रोविज़न दी। उन्होंने कहा इफ़ मिल्क टिथ इम्पेड ग्रोथ ऑफ न्यू टिथ, अगर मिल्क टिथ ऐसा है जो नए दांत को उगने ही नहीं दे रहा, जमा हुआ है, अब सब सेक्शन जो 1 है ये वाली ये लागू होगी, तब उसकी 1/20 दियत होगी। अगर एक दांत तोड़ा 1/20 दियत, 20 या उससे ज़्यादा दांत तोड़े फुल दियत। अगर दूध वाला दांत तोड़ा तो दामन देना पड़ेगा और 1 साल तक सज़ा भी। अगर ऐसा कोई दूध का दांत है कि जिसने दूसरे दांत को उगने ही नहीं दिया, तब उसकी 1/20 दियत ही होगी जो ऊपर थी। अब है 337V अर्श फॉर हेयर। 337V1 में ये कहा अपरूट ऑल हेयर मोस्ट इज ब्रेड। अगर किसी अपरूट में फ़र्क है और रिमूव में फ़र्क है, बड़ा कीमती मैं बता रहा हूँ। 337V1 में ये कहा किसी शख्स ने किसी के जिस्म के सर के बाल, भवों के बाल, उसकी दाढ़ी के बाल, मूँछों के बाल अगर जड़ से ही उखाड़ दिए, ठीक है, तब क्या होगा, उसको दियत देनी पड़ेगी। कितनी? फुल। अपरूट ऑल हेयर ऑफ मोस्ट बियर्ड। अगर उसने मूँछों के, सर के, दाढ़ी, जिस्म के किसी हिस्से के सारे बाल उखाड़ दिए तो उसको फुल दियत देनी पड़ेगी और 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। अगर उसने एक आईब्रो के बाल सारे उखाड़ दिए तो आधी दियत देनी होगी। अगर एक आई लैश ये पलकों के अगर उखाड़ दिए तो 1/4 दियत। ये है उखाड़ना। यहाँ तक 337A के वाला जो है 337V1A, V1B, V1C, ये है उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। ये है रिमूव। 337V2 ये है रिमूव करना, कैंची से काट देना, किसी और ज़रिए से काट देना। अगर ऐसा किया तो दमन देना पड़ेगा, ठीक है, अदालत देखेगी उसको कितना नुकसान हुआ है, ये और 1 साल तक सज़ा भी हो सकती है। अब है 337W1। ये है कि मोर देन 1 हार्ट अर्ज फॉर ईच स्पेसिफाइड हार्ट। बड़ा कीमती 337W में ये कहा अगर एक से ज़्यादा चोट होगी तो हर चोट का अलग उसको पैसे देने पड़ेंगे, अलग अर्श देना पड़ेगा। एक चोट यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ, हर चोट का अर्श अलग होगा। और यहाँ पर ए में ये कहा गया ऑर्गन इंजर्ड, ठीक है, बड़ा कीमती इसमें कहा गया अगर उसका कोई एक हिस्सा उसने ज़ख्मी कर दिया, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर उस शख्स ने उसका जो है ये एक कान ज़ख्मी कर दिया। अब कान ज़ख्मी किया और कान के साथ कान के ऊपर वाले हिस्सों के ऊपर छोटे छोटे कट थे, अब उन कटों की उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे बल्कि पूरे कान की एक अलग अर्श होगी। देखें, अगर जिस्म के एक आर्गन पर, एक उज़्व के ऊपर काफ़ी सारी चोटें लगाई गई तो सब चोटों के पैसे नहीं लिए जाएंगे, सब चोटों पे अर्श नहीं बनेगा, बल्कि मुकम्मल एक पूरे आर्गन का एक अर्श बनेगा। हाँ, अगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे चोट लगाई, एक चोट यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, अब हर एक की अर्श अलग होगी। अगर एक आर्गन है उस पर कितनी छोटी छोटी चोटें लगाई, अब छोटी चोटें ख़त्म हो गई, अब पूरे के पूरे एक आर्गन का, जिस्म के उज़्व का एक अर्श दिया जाएगा। यहाँ पर है बी में जॉइंट टू वुंड। अगर 2 ज़ख़म इकट्ठे हैं, यहाँ पर भी ज़ख़म और यहाँ पर भी, ये दोनों मिलकर एक ज़ख़म बना दें, एक छोटा सा ज़ख़म यहाँ था, एक यहाँ था, और ये दोनों मिलकर एक ज़ख़म बना दें, अब 2 ज़ख़मों का अर्श नहीं लिया जाएगा बल्कि एक ज़ख़म का अर्श लिया जाएगा। अगला है कि अगर कोई शख्स किसी को मारे, ज़ख्मी करे और ज़ख्मों की, वो ज़ख्मी शख्स था और कुछ दिनों के बाद वो मर गया, तब अब उससे ज़ख्मों का अर्श नहीं लिया जाएगा बल्कि कत्ल की दियत ली जाएगी। ज़ख्मों का अर्श नहीं लिया जाएगा बल्कि कत्ल की दियत ली जाएगी, मगर शर्त यह है कि वो शख्स उस ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मरा हो, उसके ज़ख्म ठीक होने से पहले मरा हो, तब उससे कत्ल की दियत ली जाएगी, वरना नहीं। तो देखें,
अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को जिस्म के अलग अलग हिस्सों के ऊपर ज़ख़म पहुँचाए तो हर ज़ख़म का अर्श अलग होगा। अगर एक आर्गन जैसे कान इसके इधर भी काटा इधर भी इस तरीके से काटा तो छोटे छोटे ज़ख़्मों की अर्श नहीं होगी बल्कि पूरे कान की अर्श होगी। अगर किसी शख्स ने कत्ल कर दिया, पहले ज़ख्मी किया फिर कत्ल किया, तो मरने के बाद अब जो उसका अर्श ज़ख़्मों का था वो नहीं होगा बल्कि कत्ल का होगा। मगर इसमें यह कहा गया कि डेथ मस्ट बी बिफोर हीलिंग ऑफ हर्ट, कि उसकी मौत वाक़या होनी चाहिए ज़ख़म ठीक होने से पहले पहले। अगर ज़ख़म ठीक हो गए और फिर मौत हुई फिर ऐसा नहीं होगा। 333 एक्स पेमेंट ऑफ अर्श, अर्श जो हम लेंगे उसको बांटेंगे कैसे, किस तरह, पहले तो क्या है कि लेंगे कैसे, ये तो लमसम में ले लेंगे, मुकम्मल ले लेंगे, या क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट होगी कि जज साहब उसकी 5 साल तक की किस्तें बना देंगे। अगर वो शख्स किस्तें अदा ना कर सका, नो पे अर्श, तो उसको सादा सज़ा दी जाएगी या उसको ज़मानत दी जा सकती है। अगर वो उतनी ही अर्श जितना उसका बनता है, फ़र्ज़ 5 लाख बनता है तो वो उतने अर्श का कोई जो है ज़मानत दे दे, ठीक है, या ऑन पैरोल या पैरोल पे भी छोड़ा जा सकता है। तीसरा है कि डाइज बिफोर पेमेंट, जिसने अर्श देनी थी वो पहले मर गया, अब क्या होगा, तो अब उसकी जायदाद से, उसकी स्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो अर्श काटा जाएगा। 337 वाई वैल्यू ऑफ दमन, दमन जो होता है, अर्श तो है बड़ा एक जुर्माना और दमन है उससे छोटा। अर्श दरअसल दियत का परसेंटेज होता है। अब ये कि वैल्यू ऑफ दमन, जो दमन होता है, जो छोटा जो जुर्माना कोर्ट लगाती है, जो कंपनसेशन लगाती है, वो कितना, वो कोर्ट डिसाइड करती है। या तो ये लमसम के अंदर डिसाइड कर दे कि पूरा दे दो, या 5 साल की किस्तें बना देंगी। और वही वाला अगर उसने पे नहीं की किस्तें तो उस शख्स को सादी सज़ा होगी, या फिर वो ज़मानत के तौर पर आ सकता है अगर उतनी कीमत का कोई ज़ामिन दे दे, या पैरोल पे आ सकता है। आखिरी 337 जेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्श या दमन, ये जो दमन और अर्श लिया जाएगा, हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है कि अर्श और दमन जो लिया जाएगा ये किस तरह लिया जाएगा। ये लेकर उसके जो या तो विक्टिम को दिया जाएगा या उसके वारसीन को दिया जाएगा, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस शेयर, जो उसका वरासत का निज़ाम है, जिस तरह वरासत उनकी बनती है इस तरीके से उनके हिस्से शेयर कर दिए जाएंगे। हमारे हक़ में दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।